अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो इम्यूनो एसे। तो पहले आप जो है उसकी डिटेल्स पढ़ चुके हैं। आप इसका प्रोसीजर, इसका प्रिंसिपल जो है वो भी देख चुके हैं, कौन कौन से आइसोटोप्स जो हैं इसमें यूज़ होते हैं। उसका भी एक दफ़ा जो है वो आपने डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो किया है। अब लास्ट पे जो है वो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट है जो कि रिमेनिंग थे उनमें से एक है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है, RIA की एप्लीकेशन है आपके पास। इसमें जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है आपके पास डिटेक्शन ऑफ नरकोटिक्स। अब नरकोटिक्स जो हैं वो आपके पास कुछ ऐसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं या आप ड्रग्स कह सकते हैं, कंपाउंड्स या केमिकल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी आपके पास स्पीशीज़ हैं जो क्या करती हैं कि आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें एडिक्शन जो है वो क्रिएट करती हैं। जैसे आपके पास हीरोइन है या जो है वो आप कोकेन है, जिनका पर्टिकुलर एक एडिक्टिव इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे और ह्यूमन बिहेवियर पे। और पर्टिकुलरली जो है वो इन ड्रग्स का जो है वो बॉडी पे इलीगल इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर डिटेक्शन के लिए जो है वो आप RIA को यूज़ करते हैं। यानी आप जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर जो है वो सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चूज़ करना चाहते हैं। अब आप जो है वो उसका ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको चेक करना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर वो एडिक्ट है तो उसका ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक नॉन एडिक्ट पर्सन से टोटली डिफरेंट होगा और वो किसी सेंसिटिव जॉब के लिए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि सूटेबल नहीं है। अब उसकी सूटेबिलिटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि उसका नारकोटिक टेस्ट किया जाता है। अब क्या किया जाता है, उसके बॉडी सैंपल के अंदर से बॉडी फ्लूइड उसका ले लिया जाता है या बॉडी का कोई और पार्ट ले लिया जाता है और उससे टेस्टिंग की जाती है कि क्या इसकी बॉडी के अंदर जो है वो किसी पर्टिकुलर ड्रग जैसे हीरोइन जो है उसका कोई पर्टिकुलर इफ़ेक्ट मौजूद ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास इतनी सेंसिटिव टेक्निक है RIA कि अगर आप उस सस्पेक्टेड पर्सन का अगर एक ह्यूमन हेयर भी ले लेते हैं, ठीक है, तो उस ह्यूमन हेयर सैंपल के अंदर अगर आप ये कहें कि नैनोग्राम कंपोनेंट ऑफ हीरोइन है पर मिलीग्राम, उसके 1 मिलीग्राम में इतनी क्वांटिटी जो है वो अगर मौजूद है हीरोइन की, तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं RIA के थ्रू। तो इट इज़ हाईली सेंसिटिव टेक्निक। ठीक है, आप इसके थ्रू जो है वो किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन का जो है वो एडिक्शन टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसको डोप टेस्ट भी कहते हैं। और इसके थ्रू जो है उसकी सूटेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर जॉब जो है वो चेक की जा सकती है। उसकी मेंटल हेल्थ और एफिशिएंसी का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, इस टेस्ट को जो है वो हम क्लिनिकल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं और फोरेंसिक साइंस में भी इसकी एप्लीकेशन है पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए। यानी फोरेंसिक साइंस में भी आप क्या करते हैं कि आप किसी सस्पेक्टेड पर्सन को या कोई कल्प्रिट है तो उसका जो हेल्थ स्टेटस है उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट ऑफ नारकोटिक्स यूजिंग RIA। तो उसमें भी क्या किया जाता है कि जो आपके पास हीरोइन है उसका कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसको रेडियो ट्रेसर से रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करने के बाद जो है उसका RIA किया जाता है उसी प्रोसेस के थ्रू जो आपने पहले जो है वो स्टडी किया है। और फिर एंड पे जो है वो आपके पास एक प्लॉट आता है जो हमने प्रिंसिपल में डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास आ जाती है रेडियो इम्यूनो एसे की फ़र्स्ट एप्लीकेशन। कुछ आपके पास जो है वो रिसर्च हैं, वो ये रिसर्च रिजल्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि वन अगर आपके पास 0.6 नैनोग्राम सैंपल मौजूद है पर मिलीग्राम ऑफ मीडिया के अंदर, तो उसको भी आप इस जो है वो टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सेकंड जो है आपके पास एक इसकी एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस। आपको पता है कि हेपेटाइटिस जो है उसका रिस्पॉन्सिबल एक पर्टिकुलर वायरस है जो कि HIV है। ठीक है, ये वायरस जो है वो डेफिनेटली एक जो है वो आपके पास एंटीजन है जो बॉडी के अंदर जो है वो स्टिमुलेट कर सकता है किसी पर्टिकुलर डिफेंस मैकेनिज़्म को। तो इस एंटीजन को भी आप लेबल कर सकते हैं। लेबल करने के बाद जो है इसको बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद जो है वो इसका सिंटिलेशन काउंटर या गीगर मुलर काउंटर के थ्रू जो आपके पास काउंट पर मिनट आएगा उसके थ्रू जो है आप इसकी बॉडी के अंदर क्वांटिटी को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। यानी क्वांटिफाई करने का, डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि सिर्फ आप ये चेक करेंगे कि ये बॉडी के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद।
और क्वांटिफिकेशन में क्या करेंगे, आपकी इसकी जितनी क्वांटिटी मौजूद है उसको आप एक पर्टिकुलर फिगर में जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के रिज़ल्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है बॉडी सैंपल के अंदर से। थर्ड इसकी एप्लीकेशन है अर्ली कैंसर डिटेक्शन। तो कैंसर जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स है, ठीक है। एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स, और जिस पार्ट के अंदर भी ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो बॉडी का ये पर्टिकुलर हिस्सा जो है यहाँ पे कैंसर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब कैंसर अगर इसकी जो हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसके साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक एसोसिएटेड है वो ये है कि कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं होता। मोस्टली ये उस वक्त डिटेक्ट होता है, डायग्नोज होता है जब ये अपनी जो है वो लास्ट स्टेज पे होता है। अपनी अर्ली स्टेजेस पे ये अपना जो पर्टिकुलर बिहेवियर है उसको शो नहीं करता। लकीली कुछ ही लोग हैं जिनका अर्ली स्टेज पे जो कैंसर है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो अब ये जो RIA है इसमें क्या किया जाता है कि अर्ली स्टेज पे कैंसर की डिटेक्शन जो है उसको जो है वो प्रोसीड किया जाता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने ये कहा है कि ये हमारे पास ट्रेसर टेक्निक है। इट मीन्स अगर आपके पास जो टेस्ट सैंपल है वो नैनोग्राम में होगा, मिलीग्राम में होगा, तब भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो आपका कैंसर है वो इनिशियल स्टेज पे अभी कुछ ही जो है वो आपके पास जो है वो एबनॉर्मल सेल्स जो है वो ग्रो किए हैं या एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, तो इसका रिस्पांस जो है वो RIA जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। अगर बॉडी के अंदर कैंसर का डेफिनेटली एंटीजन जो है वो मौजूद है, ठीक है, तो आप इसका लेबल्ड एंटीजन जो है वो बाहर से एंटर कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि अब ये बॉडी प्रोडक्ट होता है जो कैंसर का एंटीजन है, लेकिन बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका जो लेबल्ड एंटीजन है उसको आप बॉडी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करके जो है वो अर्ली कैंसर डिटेक्शन जो है उसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू जो है वो मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स को कैरी करते हैं। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स एंड कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी एज के लिहाज से जो पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। एडल्ट यानी एडल्टहुड के साथ जो एसोसिएटेड वेरिएशंस हैं उनका ये आपके पास एक तरह से कंट्रोल रूम है जो ग्रोथ हार्मोन है। कुछ लोगों में जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जैसे आप ये देखते हैं कि कुछ लोगों को माइक्रोसेफेली होती है, उनका जो सर होता है वो नॉर्मल साइज़ से जो है वो छोटा रह जाता है, या कुछ लोगों की हाइट जो है वो नॉर्मल से जो है वो कम रह जाती है। यानी एज के लिहाज से जिस बॉडी ऑर्गन का एक प्रॉपर ग्रोथ लेवल होना चाहिए वो नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है उसका टेस्ट किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन का जो है वो एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर जो है वो वर्किंग एक्शन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है एक बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसको चेक करने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज में आपके पास अवेलेबल होगा तो ह्यूमन बॉडी जो है उसकी ग्रोथ नॉर्मल होगी, ठीक है। और अगर ये नॉर्मल रेंज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। इसके अलावा एक और जो है वो आप कुछ लोगों में जो है वो किसी पर्टिकुलर आर्गन की ग्रोथ जो है वो किसी और फैक्टर के रिज़ल्ट में भी जो है वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट से जो है वो लेसर हो सकती है, ठीक है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि अगर किसी बॉडी के अंदर जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है तो वो ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल कंसंट्रेशन की वजह से हुई है, या फिर जो है वो बॉडी के अंदर कोई और ऐसा फैक्टर था जो उसको इफ़ेक्ट कर सकता था, तो उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन टेस्ट किया जाता है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GHS से, ठीक है। इसमें आपके पास अगर आपका बॉडी सैंपल जो है वो इतनी लेसर क्वांटिटी में है कि आपके पास जो टेस्ट हार्मोन है उसकी क्वांटिटी 0.16 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। वेरी सेंसिटिव टेस्ट है फॉर ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा आप क्या करते हैं, इसको ल्यूकीमिया के टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ल्यूकीमिया जो है आप इससे वेल अवेयर हैं, ठीक है। ये भी आपके पास एक पर्टिकुलर जो है वो इशू है जिसका ताल्लुक ब्लड से है। इसके अलावा जो स्टमक फंक्शनिंग जो है, अगर बॉडी के अंदर कोई अल्सर है, अल्सर आपको पता है कि कोई जो है वो अनयूजुअल रप्चर हो सकता है ओवर दी इंटरनल स्किन ऑफ द स्टमक, उसको भी चेक किया जा सकता है। इसके थ्रू जो है वो आप क्या करते हैं कि जो स्टमक का जो है वो एक सैंपल जो है वो बॉडी फ्लूइड का सैंपल लेते हैं जो स्टमक से पास ओवर होकर आपके पास पहुंचा होता है। उसके अंदर अगर आपके पास एबनॉर्मल ग्रोथ है या एबनॉर्मल कंपोजिशन है किसी पर्टिकुलर केमिकल की जो कि एक नॉर्मल स्टमक के अंदर होनी चाहिए,
लेकिन वहाँ पे जो है वो आपके पास कुछ एबनॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हैं। या अल्सर के जो पॉइंट ऑफ अल्सर है वहाँ से जो पर्टिकुलर केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उनके टेस्ट से जो है वो आप अल्सर टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपके पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के टेस्ट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपका इसका ताल्लुक जो है वो न्यूरोकेमिस्ट्री से है। अगर आपकी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से हो सकती है। उसमें भी क्या किया जाता है कि जो आपके पास ब्रेन सैंपल है आया आप उसको जो है वो किसी भी तरीके से बॉडी से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी लिमिटेड क्वांटिटी जो है उसका चेकअप जो है वो इसके थ्रू हो सकता है। ये आपके पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसको फर्दर एलाबोरेट जो है वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, आपने सिर्फ जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास इसमें से किस टेस्ट के लिए आप कौन सा जो है वो रेडियो आइसोटोप जो है वो चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे। आपने इन सब टेस्ट के लिए जो है वो रेडियो आइसोटोप सेलेक्ट करना है और उसकी रीज़न्स जो है वो मुझे प्रोवाइड करनी है कि आपने क्यों इसको सेलेक्ट किया। अब जो है वो हम इस टेक्निक के एडवांटेजेस की तरफ आ जाते हैं। तो जो इसका फर्स्ट एडवांटेज है वो है आपके पास सेंसिटिविटी। जो RIA का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो इसकी सेंसिटिविटी है। ठीक है, सेंसिटिविटी कैसे है कि यहाँ पे अगर आपका सैंपल इवन नैनोग्राम में है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने कहा था कि अगर आपके पास नैनोग्राम पर मिलीग्राम में आपकी जो है वो रिक्वायर्ड टेस्ट सैंपल की क्वांटिटी है, जैसे आपके पास 0.6 नैनोग्राम पर मिलीग्राम जो है उसके रिजल्ट्स भी अवेलेबल हैं इसके डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अंदर। तो जो आपके पास सैंपल है अगर उसकी वेरी लिमिटेड क्वांटिटी है, आपके एनालाइट की लिमिटेड क्वांटिटी है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और नैनोग्राम तो आपके पास 10⁻⁻⁹ में आ रहा है। अगर आप जो है फेम्टो लेवल तक चले जाते हैं यानी 10⁻12 ग्राम पर मिलीग्राम भी आपके सैंपल की क्वांटिटी है तो आप उसको इस टेस्टिंग के थ्रू जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। हाईली सेंसिटिव टेस्ट होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सैंपल की लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है तो उसकी भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। और उस टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके एक्यूरेट रिज़ल्ट्स के जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और वो उनकी जो आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई होगा किसी भी और टेस्ट के मुकाबले में। तो ये आपके पास एक ट्रेसर टेक्निक है जो कि एक्यूरेट रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करती है, जो कि इसकी सेंसिटिविटी के साथ एसोसिएटेड है और उसके रिज़ल्ट्स को जो है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनाता है। नंबर 2 पे जो है वो इसका जो एडवांटेज है वो आपके पास है सिलेक्टिविटी। आपने कहा था कि यहाँ पे आपके पास जो टेस्टिंग की रीज़न है वो क्या है, आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स, ये आपके पास मेजर कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप पूरी टेस्टिंग जो है उसको प्रोसीड करते हैं। तो आपने ये कहा था कि हर एंटीजन जो है वो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है और वो एंटीजन सिर्फ उसी एंटीबॉडी की एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर जाके जो है वो अटैच होता है। ठीक है, हर एंटीजन एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और उसी की एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर जो है वो जाके एसोसिएट होता है। इसका मतलब ये है कि हर एंटीजन सेलेक्टिवली कुछ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। तो इसका रिज़ल्ट आपके पास ये होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अगर डिज़ीज़ ए को चेक करना चाह रहे हैं तो एंटीबॉडी जो उसके साथ कम्प्लेक्स बना रही वो डिज़ीज़ बी की हो। जिस डिज़ीज़ का एंटीजन होगा वो उसी डिज़ीज़ की एंटीबॉडी के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आपके पास डिज़ीज़ अगर एंटीजन ए की है, ठीक है, तो एंटीबॉडी जो है वो किसी डिज़ीज़ बी का जो है वो आपस में कम्प्लेक्स बना रही। तो ऐसा ये होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 1 एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो रिजल्ट्स की इंटरफेरेंस नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो एंटीजन है वो जो है वो हेपेटाइटिस का हो और जो एंटीबॉडी है वो आपके पास जो है वो नमूनिया का हो और दोनों जो है वो आपस में जो है वो बॉन्ड बना के जो है वो पर्टिकुलर रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दें। तो इस टेस्ट के थ्रू आप जिस डिज़ीज़ को चेक करना चाहते हैं सिर्फ उसी की तरह के साथ जो है वो लॉक एंड की मॉडल की तरह जो है वो एक पर्टिकुलर कम्प्लेक्स बनता है जिसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसको फर्दर जो है वो चेक किया जाता है और उसकी एक्टिविटी का जो है वो काउंट ग्राफ बनाया जाता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप जो है वो इन विट्रो टेस्ट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, इन विट्रो टेस्ट होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड जो है उसको बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसके साथ जो है वो पर्टिकुलर फंक्शनिंग की जाती है। क्योंकि ये एक रेडियो ट्रेसर टेक्निक है
रेडिएशंस इन्वॉल्व हैं। तो रेडिएशंस अगर आपकी नॉर्मल बॉडी के किसी पूरे बॉडी सैंपल पे अगर आप इसको एज इन वीवो टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, तो रेडिएशन जो है वो आप पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर वो अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं जो कि इंजरियस टू हेल्थ हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप बॉडी सैंपल को या बॉडी फ्लूइड को अलग कर लेते हैं फिर उसके साथ टेस्टिंग करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बॉडी के ऊपर जो है वो नलीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसकी बॉडी के ऊपर जो है वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम हैं। तो ये आपके पास जो टेक्निक है ये इसके 3 जो है वो मेजर आपके पास जो है वो एडवांटेजेस आ गए हैं, जिसमें पहली आपके पास सेंसिटिविटी आ गई, दूसरी सेलेक्टिविटी आ गई और तीसरा आपके पास आ गया है कि ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए बॉडी के ऊपर डायरेक्टली इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते। अब जो है वो हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाते हैं। अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो जो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है प्रोलॉन्ग टाइम, या फिर आप कह सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। उसकी रीज़न ये है कि आपने इसमें कुछ ऐसे आइसोटोप भी पड़े हैं जिनकी आपके पास जो हाफ़ लाइफ है वो ईयर्स में, ठीक है। अगर आपके पास हाफ़ लाइफ जो है वो ईयर्स में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो काउंट्स पर मिनट लेने का जो आपके पास रिकॉर्ड है वो आपके पास जो है वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम पे, तो क्योंकि मोस्टली इसको बॉडी सैंपल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि पेशेंट की कंडीशन जो होती है वो क्रिटिकल होती है और आपको जो रिज़ल्ट होता है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल चाहिए होता है। तो उस केस में आपके पास जो ये टेक्निक है ये इतनी यूज़फुल नहीं रहती। नंबर 2 पे जो इसका आपके पास डिसएडवांटेज है, इस टेक्निक में जो ज़्यादातर आपके पास रेडियो आइसोटोप यूज़ होता है वो होता है आयोडीन 131, और जो आयोडीन 131 है ये एक कॉस्टली रेडियो ट्रेसर है जो कि क्या करता है कि टेस्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपके पास रिजल्ट्स जो हैं इसके यूज़फुल भी हों तो टेक्निक तो आपकी यूज़फुल है, लेकिन हो सकता है कि इस कॉस्ट की वजह से क्या हो कि आपकी ये टेक्निक जो है वो किसी और टेक्निक से जो इतनी सेंसिटिव तो ना हो लेकिन उसके कंपैरिजन में ये आपके पास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी की रेंज से निकल जाए। तो ये इसका सेकंड जो है वो आपके पास डिसएडवांटेज है, या आप कह सकते हैं कि ये इसकी एक लिमिटेशन है। नंबर 3 पे क्या है कि क्योंकि ये आपके पास एक रेडियो एनालिटिकल टेक्निक है तो डेफिनेटली रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही हैं जिनको आप चेक कर रहे हैं, तो हैंडलिंग के दौरान किसी भी किस्म की केयरलेसनेस जो है उसके रिज़ल्ट में वो रेडिएशन जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है या गेमा रेडिएशन है, वो बॉडी के अगर हेल्दी पार्ट पे जो है वो एक्सपोज हो जाती हैं तो उसके रिज़ल्ट में उस बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो हाईली इफेक्ट हो सकती है। इवन कुछ रेडिएशंस ऐसी भी हैं जो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे अगर एक्सपोज हो जाती हैं तो वहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से कैंसर भी काज हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ हेल्थ हैज़र्ड्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं कि अगर आप जो है वो प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करते या बाय चांस किसी किस्म की जो है वो मिस हैंडलिंग हो जाती है, केयरलेसनेस हो जाती है, तो जो रेडिएशंस बॉडी पे एक्सपोज होती हैं वो सीरियस किस्म के हेल्थ हैज़र्ड्स क्रिएट करती हैं। हाँ, दूसरा ये कि यहाँ पे जब आप किसी पर्टिकुलर एंटिटी को ऐड करते हैं, जैसे एंटीजन को ऐड करें, एंटीबॉडी को ऐड करें, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स को ऐड करें, तो उसकी एक कैलकुलेटेड और डिफाइंड क्वांटिटी को विद हाई स्पेसिफिसिटी ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप 0.1 भी अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से आगे या पीछे चले जाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से, किसी ह्यूमन एरर की वजह से, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाता है और आपकी जो इतनी कॉस्ट है और जो आपकी इतना जो सेटअप है वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहता। दूसरा ये कि एक आपने प्रिंसिपल के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि आपके पास एंड पे एक प्लॉट आता है, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स भी होता है जिसकी कंसंट्रेशन आप चेक कर रहे होते हैं जो कि कम हो रही होती है वक्त के साथ साथ, ठीक है, और साथ साथ जो है वो क्या होता है कि आपके पास जो है वो एंड पे जो रिज़ल्ट आता है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है रेडियो लेबल्ड एंटीजन, ठीक है, उसका जो एंटीबॉडी के साथ कम्प्लेक्स है उसकी क्वांटिटी जो है वो आपके पास कम हो रही होती है और जो काउंट्स पर मिनट होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो आपके पास जो ग्राफ आता है मोस्टली वो आपके पास जो है वो हाइपरबोला या पैराबोला की शक्ल में आता है या किसी कर्व की फॉर्म में आता है। आप क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, जो स्ट्रेट लाइन है उसके रिजल्ट्स जो होते हैं उनको असेस करना आसान होता है। आप उसकी स्लोप ले सकते हैं, इंटरसेप्ट ले लेते हैं, उसको इक्वेशन y = mx + c से जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका रिजल्ट जो होता है वो ज़्यादा डिफाइंड होता है और आप उसको ज़्यादा एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास या तो कोई कर्व आ रही है, या फिर आपके पास हाइपरबोला आ रहा है, या फिर आपके पास पैराबोला आ रहा है, तो लैक ऑफ लीनियर रिजल्ट्स है। लैक ऑफ लीनियर रिजल्ट्स की वजह से आपकी जो फाइनल कैलकुलेशन है उसके अंदर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है, आप जितना भी केयरफुली इसको करते हैं, ठीक है। तो आपके पास लैक ऑफ जो लीनियर रिजल्ट्स जो हैं वो भी इसकी एक डिसएडवांटेज है जो है वो काउंट होगी। एक इसका आपके पास डिसएडवांटेज ये है कि एंड पे आपको क्या चाहिए है, काउंट्स पर मिनट का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, जो कि आप सिंटिलेशन काउंटर से लेते हैं या फिर जीएम काउंटर से लेते हैं। तो वो आपके पास जो रिज़ल्ट होता है एक्चुअली जो आप रेडिएशन मेजरमेंट का ले रहे होते हैं वो किस चीज़ का होता है कि वो वाले आपके पास एंटीजेंस जो कि लेबल्ड हैं, लेबल्ड एंटीजेंस को हम लिगेंड्स भी कहते हैं। ये जो आपके पास लिगेंड्स हैं, ये लेबल्ड एंटीजेंस हैं, इनकी जो रेडिएशन एमिशन है उसका आप रिकॉर्ड ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो वो आपके पास क्या होता है कि वो जो आपका ब्लड सैंपल होता है जिसको आपने प्रोसीजर में स्टडी किया था, जिसके अंदर जो होते हैं वो पहले आपके पास जो है ये लेबल्ड जो है वो एंटीजन होते हैं, जो कि फिर बाद में जो है वो अनलेबल्ड के साथ जो है वो रिप्लेस होते हैं। तो ये इस सैंपल के अंदर एज इट इज़ जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन किस ओरिएंटेशन में, किस डायरेक्शन में मौजूद है, कहाँ पे उसकी रेडिएशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली रिलीज़ हो रही है, इसका आइडिया लेना जो है वो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इनको करेक्टली जो है वो डिटेक्ट करना और एक्यूरेटली इनको मेजर करना जो है वो भी एक आपके पास सेंसिटिव इशू होता है। तो अगर इनकी मेजरमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, या आपका गीगर मुलर काउंटर जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है, क्योंकि यहाँ पे आपका सैंपल ट्रेसर है, तो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन है अगर उसको एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं करता या डिटरमिन नहीं कर सकता, तो आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो पीछे से फेलियर की तरफ चला जाता है। तो ये आपके पास जो है वो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से बहुत यूज़फुल टेक्निक होने के बावजूद इसके अंदर लिमिटेशंस काज हो जाती हैं और इसको एक आइडियल प्रोसेस होने से रोकती हैं। तो इनको भी जो है वो आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस जो हैं वो आ गई हैं। एप्लीकेशंस को फर्दर एलाबोरेट आपने करना है, और यहाँ तक आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नोट डाउन करवा सकते हैं।